तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इनकम मेथड को। इनकम मेथड मतलब हमारे देश में रहने वाले लोगों ने कितनी इनकम जनरेट की, तो हम उसके द्वारा उसके थ्रू पता लगाएंगे कि हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। और नेशनल इनकम को जैसा कि आप लोगों को पता है बोला जाता है NNP@FC। और डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है सो बेसिकली इनकम मेथड से हमारे पास फॉर्मूला है डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का। बट हमको पता है 3 गोल्डन रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम उनकी मदद से इसको चेंज कर देंगे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में। तो आइए हम लोग समझते हैं सीओई का मीनिंग क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या और wages and salaries plus employers contribution to SSS। What is the meaning of SSS? बेसिकली सीओई का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कंपनसेशन क्या मिलता है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म में मालिक के द्वारा वो आएगा। अगर ये हमें गिवन है तो हम वेजेस एंड सैलरीज उसको साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके अंदर जो भी आएगा वो सीओई का पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा है ओएस का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब भाई आपको ऑपरेटिंग सरप्लस क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन होता है 4 चीजों का बेसिकली। First one is the rent, interest, royalty, and finally profit। ठीक है। अब आपको एज इट इज या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को लिख लोगे, वो गिवन नहीं है तो आप ढूंढोगे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट को। अच्छा जी, ये सब गिवन है तो आप लिखोगे, नहीं गिवन तो नहीं लिखोगे। लेकिन प्रॉफिट अगर ये गिवन है तो ये लिखोगे, ये नहीं गिवन तो इसकी जगह आप 3 चीजों को लिखोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का दूसरा नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सरकार को टैक्स विच इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो पहला कंपोनेंट हो गया प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद जिसने आपकी कंपनी में आपके बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उसको आप डिविडेंड दोगे, अपने लाभांश दोगे, लाभ का एक हिस्सा दोगे। तो सेकंड कंपोनेंट हो गया डिविडेंड। फिर जो पैसा बच गया उसको कहा जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसका दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी आपके पास जो पैसा रह गया वो रिटेन्ड अर्निंग्स। फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 संतानें, पहली रेंट, दूसरी इंटरेस्ट, तीसरी रॉयल्टी और चौथे लड़के का नाम है प्रॉफिट। ठीक है, ये तीनों अनमैरिड रह गए तो इनकी कोई संतानें नहीं हुई, यानी इनके कोई सब हेड नहीं है, यानी इसको डिवाइड नहीं किया गया किसी भी पार्ट्स में। प्रॉफिट की फिर शादी हुई भाई, अब प्रॉफिट की शादी हुई तो प्रॉफिट के 3 बच्चे। तो पहले बच्चे का नाम है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरे बच्चे का नाम है डिविडेंड, तीसरे बच्चे का नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक निकनेम निकाल दिया गली के बच्चों ने विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे आराम से। फिर हमारा माइस, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि टीचर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लॉयर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मिक्स्ड सोर्सेस से जो भी उसको इनकम मिलेगी उसको कहा जाएगा माइस। तो इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NDP@FC की। फिर हम इसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे NNP@
FC हमारे पास गिवन है NDP एट FC। तो हम लोग देखेंगे हम किस यूनिट का हमें डिफरेंस इसमें लग रहा है। फर्स्ट यूनिट सेम, सो डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। सेकेंड यूनिट नेट नेशनल डोमेस्टिक, यानी कि सेकेंड यूनिट को हमें चेंज करना है, डोमेस्टिक को हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में। अच्छा जी, नेशनल और डोमेस्टिक ये किस चीजों को रिलेट करता है? ये रिलेट करता है NFIA को। आपको पता है डोमेस्टिक को कन्वर्ट करोगे आप नेशनल में तो आपको ऐड करना पड़ेगा। थर्ड वन इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तो आपके यहाँ NIT का भी कोई रूल यूज नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो आइए आज की क्लास का हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब जैसा कि हमें पता है इनकम मेथड हम लोगों ने किया है कि लोगों की इनकम से हम पता लगाएंगे हमारी नेशनल इनकम क्या है। अब हमारी इनकम मतलब दूसरे का खर्चा और हमारा खर्चा मतलब दूसरे की इनकम। तो इसको भी तो हम समझ सकते हैं कि भाई खर्चे से भी तो हम पता लगा सकते हैं हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है, यानी कि लोग जो पैसे खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर जो होगा लोगों का, वो किसी दूसरे की इनकम होगी, हम उससे भी तो पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास इससे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को पता लगाने के लिए एक ट्रिक, एक फॉर्मूला है GDP एट MP। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोगों को समझ आएगा। और हाँ, GDP एट MP को हम NNP एट MP, GDP एट MP को हम NNP एट FC में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन, NFIA एंड NIT। तो आइए हम समझते हैं GFCF का मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार जो भी खर्चा करेगी अपने लेवल पे वो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा होगा वो इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकंड हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, चीजें खरीदते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए उनको प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं। तो वो जो भी खर्चा करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपने ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश के अंदर आपने ग्रोस लेवल पे कितना पैसे से पैसा बनाया। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेट करेगा कि आपने कितनी पूंजी जनरेट की, कैपिटल को कितना फॉर्म किया, ऐसा। अब इसके लिए आपको चीज समझनी पड़ेगी। आपको कई बार नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, या आपको गिवन होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तब आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए सिंपल सी चीज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ भी आपको चाहिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा यूज आएगा, देखो हमें फर्स्ट यूनिट ग्रोस चाहिए, हमारे पास गिवन है नेट। तो हमारा पहला गोल्डन रूल क्या था, बेसिकली हमें ग्रोस कैलकुलेट करना, नेट गिवन है तो हम किसके मत लेंगे, डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन। तो हमारे नेट है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रोस में। तो हमें ये मिल गया। अगर हमें फिक्स गिवन होगा, फिक्स्ड, क्योंकि हमें कैपिटल तो चाहिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, हमें नेट भी गिवन है और फिक्स भी गिवन है। तो नेट के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को। और जब जब आपको यूनिट गिवन होगा फिक्स्ड तो आप क्या करोगे, चेंज इन स्ट्रोक को ऐड कर दोगे। चेंज इन स्ट्रोक का मीनिंग क्या होगा भाई, क्लोजिंग स्ट्रोक माइनस ओपनिंग स्ट्रोक। ये आप लोगों को समझ आएगा मेरे हिसाब से। तो जब आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी, जैसे आप लोग समझेंगे
तो अब इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनपी एट एफसी। हमारे पास गिवन है जीडीपी एट एमपी। तो आइए देखिए हम लोग किस किस चीज को चेंज करेंगे। फर्स्ट यूनिट पे हमारे पास है नेट, हमें कैलकुलेट करना नेट, हमारे पास है ग्रोस। तो हम किसकी मदद से क्या चेंज करते हैं, डेप्रिसिएशन। हम माइनस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। फिर हमें निकालना है नेशनल, हमें गिवन है डोमेस्टिक। तो सेकंड यूनिट पे हम किसकी मदद लेते हैं, एनएफआईए। तो हम ऐड कर देंगे इसमें एनएफआईए। फिर थर्ड लेवल पे हमें एमपी गिवन है, हमें निकालना है एफसी। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमारी नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक दोनों आपको समझ आए होंगे। तो कुछ देर बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। तो हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू एडेड मेथड की मदद से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। GVA एट MP, जी मीन्स ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVA एट MP कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब VOO इसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको कैलकुलेट करते हैं हम किस फॉर्मूले से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का हमने फॉर्मूला अभी किया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, सेल्स अगर आपको गिवन ना हो तो आपको पता है कि भाई प्राइस जो भी गिवन है इनटू में क्वांटिटी सोल्ड, आपका निकल जाता है सेल्स। अच्छा जी, सेल्स का एक और फॉर्मूला हमें गिवन होता है, क्या है भाई, सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर सेल्स आपको ना गिवन हो, या तो आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगी, या आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स गिवन होगा, तो उनको ऐड करके आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो, या प्राइस और क्वांटिटी को इनटू करके भी आप सेल्स पता लगा सकते हो। ठीक है, चेंज इन स्टॉक आप लोगों को पता है, ये दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू को हम ऐड करके आ पाए हैं। सेकंड टर्म इज IC, इंटरमीडिएट कंजप्शन। बेसिकली इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल वगैरह हम लोग परचेज करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आता है, अगर हम उन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम तो काफी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में उतनी होगी नहीं। तो इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को। जैसा कि हम लोगों ने शुरू की क्लास में डिस्कस भी किया था कि क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको कहा जाता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। और हाँ, एक और चीज हम लोग इसमें समझेंगे कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, वो इसका पार्ट नहीं है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। इसकी मदद से हम लोगों ने निकाला ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। और एक और बात याद रखिएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें पता चला वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्राइस। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, मानो कि NVA एट FC में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हमने किया, तो हमारे पास गिवन है GVA एट MP। तो पहली यूनिट ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन। फिर MP को FC में चेंज करने के लिए हमने माइनस किया NIT। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब हमें इसकी मदद से हम लोगों ने चेंज किया, हमने निकाला NP एट FC। हमें गिवन क्या है, NVA एट FC। और हमें पता है VA का मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्राइस। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम क्या करते थे, प्लस NFIE।
और अगर हम वैल्यू एडेड से नेशनल पे जाएंगे तब भी हम क्या ऐड करेंगे, NFIA, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया नेशनल इनकम। तो अभी हमारे तीनों टॉपिक से, तीनों मेथड से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज को समझा है। उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछोगे। थैंक यू।